का आखिरी दिन हो जाएगा, क्योंकि पिछले जो है फार्माको डायनामिक्स काइनेटिक्स ये सारी तकरीबन डेफिनेशन हैं, इनमें वो टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है, जो आगे यूज़ होती रहेंगी, हमें पता होना चाहिए। तो कल के टॉपिक्स में से जो लास्ट में एक दो स्लाइड्स रह गई थी हमारे पास, वो मैं देख देता हूँ आपको दोबारा से। और वो थी बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो ड्रग हमने बॉडी में इंसर्ट की है वो कितने परसेंट अवेलेबल हुई है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, मेन चीज़ यही होती है कि हमें देखना ये है कि वो कितने परसेंट हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमें अवेलेबल हुई है। और बाकी जो काम है उसका वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो रिसेप्टर से कैसे बाइंड करेगी और कौन से रिसेप्टर से कौन सी मेडिसिन बाइंड करेगी और उसका इफ़ेक्ट कितने परसेंट होगा। तो मेन चीज़ जैसे सबसे जो बेहतरीन है बायो अवेलेबिलिटी में, वो हमारे पास है आईवी इंजेक्शन, जिसमें 100% जो मेडिसिन है वो अवेलेबल होती है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंट्रामस्कुलर, फिर आता है सबक्यूटेनियस, उसके बाद आता है ओरल मेडिसिन वगैरह जो हमने मुंह से खाई है। यहाँ पे उसने स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि आईवी जो है वो 100% हमारे पास अवेलेबल होता है। और फिर है जो ओरल है उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर आफ्टर ओरल इंजेक्शन, क्योंकि ओरल में हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी इसलिए कम होती है कि उसको पहले तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना है, बहुत सारे एसिड से गुजरना है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होनी है। और एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी नहीं है कि 100% हो जाए, कुछ परसेंट होती है। अगर किसी बंदे में एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है तो उसमें और भी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ड्रग्स मे बी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब ड्रग में बी अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अगर सपोज उसको कोई इंटेस्टाइन का मसला है, उसको कोई विलाय का प्रॉब्लम है, तो वो एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पाएगा। ओके, अब जो है आगे हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की तरफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे भी हमें काम आती रहेगी। कोई और तो नहीं जान होगा, चलें जो हैं ये चलते रहें। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने नाम से ही बता रहा है कि हमने एक ड्रग को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो लाजमी बात है वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। कल भी मैंने आपको ये बात की थी कि पूरी सर्कुलेशन जो है, पूरी ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी में वो कंप्लीट होती है 1 मिनट के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने सपोज इधर हाथ पे इंजेक्शन लगाया है इंट्रावेनस, तो वो 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पूरी बॉडी में घूम जाएगा। उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, इसमें हमारे पास होता है सबसे पहले इनिशियल फेज़। इसमें होता है इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्यूरिंग विच अ ड्रग रैपिडली डिसअपियर्स फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड एंटर्स द टिश्यू। अब ये हुआ, मैंने आपको बताया 1 मिनट के अंदर वो पूरी सर्कुलेशन में फैल गई। अब सर्कुलेशन में फैलने का मतलब ये नहीं है कि वो सर्कुलेशन के अंदर ही रहेगी, उसने फ़ौरन कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज़ में आ जाना है। अब कहाँ पे आएगा वो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने फिजियोलॉजी और एनाटमी पढ़ी है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको वॉश आउट बाद में किया जाएगा लिम्फ नोड के थ्रू, और वो सारा वो बाद का प्रोसेस है। मूवमेंट ऑफ द ड्रग proceeds until an equilibrium is established between the unbound drug in plasma and tissue fluid। अब क्या होता है कि कल भी मैंने बताया था आपको कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि जहाँ पे एक चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो दूसरी तरफ मूव करेगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ब्लड के अंदर अगर इसकी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा जा रही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर कम है, तो वहाँ पे मूव करेगी अनटिल और अनलेस वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन जाए। ठीक है, उसके बाद आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनफ्रीक्वेंटली द ड्रग एक्शन मे बी टर्मिनेटेड बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑर्गन्स टू द अदर ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, after IV anesthetics, the drug reaches its maximal concentration in brain within a minute. Then the drug is distributed in the muscle, fat and other tissues. अब क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को लव करती हैं और वो वहाँ तक फ़ौरन पहुँच जाती हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन में वहाँ पहुँच जाती हैं, उसके बाद दोबारा वहाँ से वॉश आउट होती हैं, फिर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ चली जाती हैं। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल दी है एनेस्थेटिकल थियोपेंटाल की, ये भी ऐसे ही करती है। तो फिर हैं कुछ फैक्टर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं।
ये बस आप मोटे मोटे याद रख लें ब्लड फ्लो, कि जैसे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाएगी। ब्लड प्रेशर लो होगा या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें ब्लड प्रेशर में, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगी। फिर कैपिलरी की परमिएबिलिटी है कि कैपिलरीज जहाँ पे ज़्यादा परमिएबल हैं वो ड्रग को अच्छे से टिश्यूज़ में वॉश आउट करवा देंगी, अगर वो इतनी ज़्यादा परमिएबल नहीं है तो वो नहीं करवा पाएंगी। फिर है बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड टिश्यूज़। प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ अगर बाइंडिंग अच्छी हो रही है तो वो उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, अगर नहीं हो रही है तो वो नहीं लेके जा पाएंगी। फिर है एफिनिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो था कल का जो मतलब एंड पे रह गया था। आज का हम स्टार्ट करेंगे और ये डेफिनेशन वगैरह आज हम ख़त्म कर देंगे। बाकी लोगों ने अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया है? आज बंदे थोड़े हैं, सारे संडे की वजह से सो रहे हैं क्या? अब यहाँ तक समझ आई है सबको? आवाज़ वगैरह क्लियर रही है मेरी वीडियो? हेलो, ओके, हाँ जी सब क्लियर है। मैं एक सेकेंड, अभी सुबह मैसेज आया बाकी लोगों का और अब उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया हुआ। ओके, कल वाले में से सवाल कर लो ना आप लोगों को, जिन्होंने कल पढ़ा था, जो कल में से एक्टिव हैं। यहाँ पे मोना है और फरवा थी, वो चली गई है। चलें, बहरहाल आज का अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। और जो फार्माको है इसका मतलब है ड्रग, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और डायनामिक का मतलब है पावर। इसकी जो सिंपल से सिंपल डेफिनेशन अगर आपको मिलेगी ना, वो ये है कि व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, जो एक ड्रग हमारी बॉडी पे असर करेगी ना, हम उसको फार्माकोडायनामिक कहेंगे। और अगर उसकी कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन। क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन की पढ़ रहे हैं, वरना लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग एक्शन की। तो ड्रग एक्शन असल में होता क्या है? ड्रग एक्शन मीन्स दैट द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज एन एजेंट एज अ मैकेनिज्म ऑफ molecular reaction do not impart new function to any system। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ड्रग है जो जाके स्पेसिफिक किसी सेल पे, किसी टिश्यू पे या किसी ऑर्गन पे काम करेगी, बट डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शंस, के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं ना, जो उसके साथ दूसरे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनको जाके नहीं छेड़ेगी। हमने मतलब मेन फोकस ये करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा यही होता है कि एक ड्रग एक बेनिफिट के साथ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट लेके आती है। इट हैज़ स्पेसिफिसिटी, कि वो स्पेसिफिक होती है किसी रिसेप्टर के लिए, स्पेसिफिक होती है किसी ऑर्गन के लिए। ये हर बंदे को पता है। अब लाजमी बात है, मैं अगर पेन किलर खा रहा हूँ तो वो पेन के लिए खा रहा हूँ। कभी आपने ऐसे किया है कि पेन किलर खा के आप ये सोचें कि आपको वोमिटिंग नहीं होगी? ठीक है, अब उसने एग्जांपल भी ये दिया है कि नॉर एड्रेनालिन बाउंड टू अल्फा रिसेप्टर्स ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल। ठीक है, उसका ये काम है, वो उसके साथ बाउंड करेगी, बाकी पूरी बॉडी में घूमती फिरेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपका मेहमान है, आपके घर पे आएगा, बाकी वो सड़क पे फिरता रहे, वो किसी और के घर तो नहीं जाएगा। फिर है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इसमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स दैट द आउटकम प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग एक्शन, it is the manifestation of the drug reaction, it is change of primary function level of the organism। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल के अंदर यह है कि जो आउटकम प्रोड्यूस किया ना उस ड्रग के अंदर, और उस ड्रग ने हमारी बॉडी के अंदर, हमने उस पर फोकस करना है कि जो ड्रग हमने ली थी, चाहे वो किसी भी रास्ते से ली है और किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए ली थी, तो जो जाके उसने हमें आउटकम दिया है, जो रिजल्ट मिला है, उसको हम बोलेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल नॉर एड्रेनलिन, जिसकी अभी हमने एग्जांपल दी थी, बाउंड टू अल्फा रिसेप्टर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है,
अब अगली बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे आउटकम क्या मिला, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या मिला। एज अ रिजल्ट इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल सो दैट ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। कि अब क्या कर रहा है जनाब, उसने वास्कुलर स्मूथ मसल्स पे जाके इफेक्ट किया था, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया था। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, पहले सपोज इतनी जगह थी, अब इतनी हो गई है, तो लाजिम बात है कि ब्लड तो उतना ही था, पहले वो इतनी जगह से गुजर रहा था, सुकून से जा रहा था, अब कम जगह से जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये उसका हो गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट एक्शन। ये सब डेफिनेशंस हैं जो आपने याद रखनी है। डायरेक्ट एक्शन अब हम अगर देखें तो क्या होगा, रेफर्स टू द एक्शन प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द ड्रग एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। कि जिस जगह पे ड्रग का कॉन्टैक्ट था वहाँ पे उसने डायरेक्ट एक्शन दे दिया। और इनडायरेक्ट में है आर डेजिग्नेटेड दैट अ डायरेक्ट एक्शन एट वन पार्ट कैन एट टाइम्स इलिसिट इफेक्ट्स ऑन द रिमोट ऑर्गन्स ऑफ द टिश्यूज। चलें अगर इसको हम ज़रा आसान लैंग्वेज में बताएं तो ये हो जाएगा कि जिस जगह पे हमने ड्रग इंसर्ट की थी ये वहाँ पे नहीं करेगा, बल्कि किसी और ऑर्गन को जाके इफ़ेक्ट करेगा। अब इसकी फॉर एग्जांपल अभी वही नॉर एड्रेनलिन जो हमने किया था, कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स डायरेक्टली, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब उसने कॉन्स्ट्रिक्ट की थी ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया था। इट रिफ्लेक्सली डिक्रीजेज हार्ट रेट। अब हमने एक फ्लो जो है ना वो एक लेवल पे रखना है कि सपोज हमने 1 मिनट के अंदर इतना ड्रग देना है और इतना ब्लड प्रेशर निकालना है, तो अगर हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट कम कर जाएगा। तो ये उसका इनडायरेक्ट एक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन। कुछ ड्रग्स होंगी जो किसी रिसेप्टर को एक्साइट कर देंगी, उसका काम जो है वो बढ़ा देंगी, और कुछ ड्रग्स हैं जो किसी रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगी। फॉर एग्जांपल इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इन्हांसमेंट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। कुछ ड्रग्स हैं जो किसी चीज़ को बढ़ा देंगी, जैसे हमारा हार्ट रेट अगर हम बढ़ाते हैं किसी ड्रग के थ्रू, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको एक्साइट किया, हमारे हार्ट मसल को एक्साइट कर दिया, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, या फिर जैसे कैफ़ीन लेते हैं, आप में से अक्सर लोग होंगे जो चाय पी के या कॉफ़ी पी के या चॉकलेट खा के बोलेंगे अब हमारा पढ़ने को दिल कर रहा है। तो वहाँ पे असल में हो क्या रहा होता है, वहाँ पे आपकी मेंटल एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही होती है कैफ़ीन के थ्रू। और फिर है हमारे पास इनहिबिशन की, कि इनहिबिशन जो है वो किसी चीज़ को रोक देती है, किसी रिसेप्टर के काम को रोक देती है, किसी मसल के एक्शन को रोक देती है। और अगर एक्साइटमेंट या इनहिबिशन बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये डेथ काज करवा देती हैं। या इसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है, एजिटेशन हो सकती है, कन्वर्जन हो सकती हैं, सेडेशन हो सकती है जिसको बोलते हैं बेहोशी। एक सेकेंड, अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं हमारे इधर क्लास में। यहाँ तक सब समझ आया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल क्लियर, चलें जी। चलें जी, कुछ स्टूडेंट्स के पास लाइट नहीं है, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें उनके अभी मुझे मैसेजेस मिले हैं, तो उनको बाद में पढ़ा देंगे हम। अब बात करेंगे हम किसी भी ड्रग की स्पेसिफिसिटी, जो हम डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी कि ड्रग जो है किसी रिसेप्टर के लिए या किसी मसल के लिए, किसी ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक होती है। तो असल में वो स्पेसिफिसिटी है क्या? characteristic of binding site or receptor to be activated only by a single molecule or class of molecules। अब एक ड्रग है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है, या कुछ एक क्लास के मॉलिक्यूल्स हैं
वो जाके किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं या उसके साथ बाइंड करते हैं। स्पेसिफिकली लॉक एंड की मॉडल आप सबको पता होगा कि एक ताले की चाबी उसी को लगेगी, वही चाबी दूसरे ताले को नहीं लगेगी। तो स्पेसिफिसिटी भी इसी तरह है कि स्पेशल रिसेप्टर होगा और स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन या बाइंडिंग मेडिसिन होगी। और उसके बाद अगर आगे चलें हम, तो हमारे पास आता है थेरेपेटिक इफ़ेक्ट। अब लाजिम बात है कोई ड्रग हमने वैसे तो नहीं दे देनी। जो होते हैं ना अताई डॉक्टर्स, जिनको बोलते हैं क्वैक्स, ठीक है, जो वैसे ही मेडिसिन देते रहते हैं बैठ के, उनको यही चीज़ पता नहीं होती है कि थेरेपेटिक इफ़ेक्ट क्या है, इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और तो अब बात करेंगे थेरेपेटिक इफेक्ट असल में है क्या। इट इज़ द इफेक्ट इफेक्टिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द पैथोजेनिक प्रोसेस। अब पैथोजेनिक क्या है, यहाँ पे कोई भी जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। और पैथोजन बोलते हैं जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है चीज़। वो कोई भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई म्यूटेशन है, कोई कैंसर है, कोई लीजन्स है, कोई बर्न हो गया, कुछ भी, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी के और नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एनाटॉमी। इसी तरह जो मेडिसिन की स्टडी है ना हमारी बॉडी की, हम उसको बोलेंगे फार्माकोलॉजी। अब लाजिम बात है हेल्दी और नॉर्मल बंदा, फिजियोलॉजिकल बंदा मेडिसिन नहीं लेगा, हमेशा मेडिसिन उसको दी जाएगी जिसको कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए यहाँ पे उसने बात किया है कि पैथोजेनिक प्रोसेसेस जो है ना, हमें उनको रोकना है और फिजियोलॉजिकल की तरफ लेके आना है। तो थेरेपेटिक इफेक्ट हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, ये आप लोग अपने जहन में रख लें हमेशा। आपके पास किसी भी किस्म का पेशेंट आ सकता है, तो आपने ये इन 3 चीज़ों को जहन में लेके चलना है। सबसे पहला है ईटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ईटियोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ मसला क्रिएट कर रही है ना, आप उसको रोक दो। आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देना, पेशेंट को ये नहीं कहना मतलब उस टाइम पे कि इसको कोई ऐसी चीज़ दो कि ये ठीक हो जाए, बल्कि आपने ये फाइंड आउट करना है उसको जो चीज़ तंग कर रही है ना, आपने उसको ख़त्म करना है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सोर थ्रोट की है, ठीक है। कोई बैक्टीरियल या वायरल सोर थ्रोट है, उसको गला ख़राब है, आपको कंफर्म है कि बैक्टीरिया की वजह से, आप वो बैक्टीरिया मार दो, वो ठीक हो जाएगा। वायरस की वजह से हो रही है, आपको एग्जैक्टली पता है कि ये वाला वायरस है, वो वायरस मार दो, उसकी मेडिसिन जो स्पेसिफिक होगी उसके थ्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं ईटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मैंने कल एक बात की थी कि जो नॉर्मल फ्लू होता है ना, कॉमन फ्लू, कोल्ड जिसको बोलते हैं, हम इसमें मेडिसिन नहीं लेते हैं, बिकॉज ये वायरल होती है और उस वायरस के मोर देन 100 और कुछ बुक्स लिखती हैं कि 120 स्ट्रेन्स हैं, मतलब 120 स्ट्रेन्स हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन से स्ट्रेन ने आकर तंग किया है? तो आप 120 मेडिसिन ट्राई करोगे तब जाके सपोज आपका वो फ्लू ठीक होगा, वरना 3 से लेके 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, उसमें हम मेडिसिन नहीं लेते हैं। अगर लेनी पड़े तो हम क्या करेंगे, ईटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि उसको एंटी बैक्टीरियल देंगे या एंटी वायरल देंगे ताकि वो वायरस ख़त्म हो जाए, गला ठीक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और इसमें पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम लोग डिज़ीज़ को फाइंड आउट नहीं करते हैं। मैंने इतने हॉस्पिटल्स में काम किया है, इतने डॉक्टर्स के साथ उठा हूँ, सबके सब क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, हालांकि ये देना नहीं चाहिए। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट असल में है क्या? इसमें क्या है जी, किसी बंदे को खांसी हो रही है, ये नहीं फाइंड आउट करेंगे कि उसको खांसी किस वजह से हो रही है, उसको लंग्स में प्रॉब्लम है, उसको बैक्टीरिया ने तंग किया, उसको वायरस ने तंग किया, ऐसा नहीं करेंगे। वो उठा के उसको सिरप दे देंगे, भाई खांसी नहीं आएगी, सिरप। हालांकि खांसी एक आपको एक अलार्म दे रहा होता है, भाई कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक करो, खांसी रुक जाएगी। नहीं, वो खांसी को ही रोक देते हैं। बुखार, फीवर बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये किसी न किसी बीमारी का सिग्नल होता है कि ये कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि उसका फाइटिंग रिस्पांस इंक्रीज़ कर जाए। तो डॉक्टर क्या करता है, पैनाडोल या पैरासीटामोल दे देता है ताकि वो फीवर डाउन हो जाए। अब फीवर डाउन हो गया तो बंदा ऐसे हेल्दी होकर बैठ जाता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। सप्लीमेंट्री के अंदर क्या होता है जी, हम उनको कोई ताकत के कैप्सूल दे देते हैं, कोई ऐसी चीज़ देते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर जाए, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर जाए। ये तो मैंने उर्दू में बता दिया, अब इसके हम इंग्लिश में डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इट मीन्स दैट अ ड्रग में एलिमिनेट द प्राइमरी पैथोजेनिक फैक्टर एंड क्योर द डिजीज, सच एज एंटीबायोटिक्स एलिमिनेट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विद इन द बॉडी। कि कोई भी एंटीबायोटिक देंगे हम
मैंने सोर थ्रोट की एग्जांपल दी थी, और एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो मैं देता हूँ। जैसे टाइफाइड फीवर है हमारे पास, और कैंडिडियासिस है, कैंडिडा फीमेल्स को मोस्टली हो जाता है ये, तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। एच पैलोरी हो गया जैसे, उसमें हम एच पैलोरी को रिमूव करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। फिर है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, विच मीन्स दैट द ड्रग में इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ओनली सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। हम डिजीज को क्योर नहीं कर रहे हैं, हालांकि यही गलत है। मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, अब वो क्या करते हैं कि कोई बंदा आता है ना, जैसे ही चल के आया उसके पास, वो पेन किलर लिख देता है कागज़ के ऊपर, जो उसकी पर्ची है उसके ऊपर। तो हमने पूछा भी ये क्या है, अब पूछ तो लें उसको क्या मसला है। उसने कहा भी दे, जो मेरे पास पेशेंट आया लाजमी तो कोई तकलीफ है ना उसको, तभी आया, वरना हेल्दी पेशेंट तो नहीं आता। अब तकलीफ लेके आ रहा है तो इसका मतलब उसको कोई दर्द है, तो पेन किलर तो लाजमी दे दो ना, उसका दर्द खत्म होगा, बंदा बोलेगा कि ये डॉक्टर अच्छा है। ठीक है, सच एज एस्प्रिन टू ट्रीट हाई फीवर, पैरासीटामोल वगैरह थोड़े बहुत करते हैं, एस्प्रिन को हम हाई फीवर में दे देते हैं, लेकिन ये एंटी प्लेटलेट है, देनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में मोस्टली बैन हो गई है, जो डिस्प्रिन के नाम से आया करती थी कभी। ठीक है, और फिर है सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, विच मीन्स दैट द ट्रीटमेंट में सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट और एंडोजीनियस एक्टिव मटेरियल, फॉर एग्जांपल हार्मोन, फॉर एग्जांपल विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। अब किसी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी जा रही है, उसकी आईसाइट वीक हो जाती है, उसको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दे दो। किसी के अंदर सपोज आयरन की कमी जा रही है, उसको बिस्लेरी के इंजेक्शन लगा दो, उसको आयरन की टैबलेट्स दे दो। अब जैसे फीमेल्स हैं, उनको हर महीने ब्लड लॉस होता है, तो उस वजह से उनको आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आयरन की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं अक्सर को। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, स्ट्रोक उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होना चाहिए, आपका मैसेज है डिस्प्रिन यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक अटैक के लिए। अब स्ट्रोक में आपको पता है स्ट्रोक में होता क्या है? ठीक है, जो एस्प्रिन या डिस्प्रिन है ना, ये आपके ब्लड की थिनिंग करती है असल में। ठीक है, तो अगर स्ट्रोक हो रहा है तो इसका मतलब कहीं पे कोई क्लॉटिंग है और ब्लड थिक हो गया है। ब्लड थिक होने की वजह से हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। ठीक है, तो उस ब्लड सप्लाई को बहाल करने के लिए हम एस्प्रिन ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है एस्प्रिन का साइड इफेक्ट आई थिंक 40 डेज तक रहता है। वो एंटी प्लेटलेट है, तो वो प्लेटलेट काउंट कम कर देती है। तो इसलिए मोस्टली एस्प्रिन खाने वाले जो ज़्यादा लेवल पे खाते हैं, बाद में अगर उनको कोई मसला हो तो उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनका ब्लड थिन हो जाता है नॉर्मल एक लेवल से भी। ठीक है, आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया इधर। ओके, अब हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स की। कि मैंने आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, हमारे जो सीनियर्स हैं ना, हमारे सर हुआ करते थे, उन्होंने हमें एक बात कही थी, आज तक मुझे याद है, आप भी याद रखें, कि एवरी सर्जरी हैज़ कॉम्प्लिकेशंस। कोई भी सर्जरी करेंगे ना आप किसी भी इंसान पे, चाहे जितने मर्जी आप अच्छे डॉक्टर हैं, तो उस सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस लाजमी होंगी। एंड एवरी मेडिसिन, चाहे वो आपने खाई है, चाहे वो पी है, चाहे वो इंजेक्शन लिया है, एवरी मेडिसिन हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है। तो हम बात करेंगे हम एडवर्स इफेक्ट्स की। एडवर्स इफेक्ट्स मीन्स दैट एनी रिस्पॉन्स टू द ड्रग दैट इज नॉशियस। अब नॉशियस का मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस या अनप्लीजेंट। ठीक है, एंड अनइंटेंडेड। कल मैंने ड्रग की एक डेफिनेशन बताई थी, उसमें कहा था कि हमने इंटेंशन हमारी ये होनी चाहिए कि हमने जो हमारा रिसिपेंट है, हमारा पेशेंट है, उसके बेनिफिट के लिए काम करना है। बट यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में क्या हो रहा होता है कि रिस्पॉन्स टू द ड्रग दैट इज नॉशियस एंड अनइंटेंडेड that occurs at doses used in man, और man का मतलब human, for prophylaxis, diagnosis, therapy and disease, और for the modification of physiological function। ये WHO की डेफिनेशन है। एक सेकंड मैं आपको अभी बता देता हूँ, सर्जरी वाला मैं आपको भी बताता हूँ, पहले ये एडवर्स इफेक्ट को क्लियर कर दूँ। उसने कहा है कि कोई भी ड्रग हमने दी तो थी पेशेंट के फ़ायदे के लिए, कि पेशेंट को होगा बेनिफिट, लेकिन उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा होता है। पेशेंट के लिए अनप्लीजेंट हो सकती है, उसको कोई मज़ीद दर्द दे सकती है, या पॉइजनस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, अनप्लीजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ड्रग हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आंसर पूछना तो आपसे चाहिए कि कहाँ कहाँ ड्रग यूज़ करते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था हम ड्रग यूज़ करते हैं किसी चीज़ के डायग्नोसिस में। ठीक है, ताकि हम डायग्नोस कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है। दूसरा था हमारे पास थेरेपी में, ट्रीटमेंट में, और तीसरे लेवल पे था हमारे पास प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन की एग्जांपल मैंने आपको कोरोना वायरस दी थी, कि आप वैक्सीन तैयार कर लेते हो तो वायरस नहीं होगा, ये प्रिवेंशन हो गई है।
ठीक है। एक प्रिवेंशन जो प्राइमरी होती है वो तो होता है आप उस एरिया में ही ना जाओ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम, उस डिजीज़ से बचो। लेकिन अगर आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है तो आपको मेडिसिन ले लो। अच्छा, अब आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि सर्जरी वाला समझ नहीं आया। कोई भी सर्जरी होगी तो उसमें कॉम्प्लिकेशन लाजमी होगी, चाहे वो आसान सर्जरी हो चाहे वो मुश्किल सर्जरी हो, कॉम्प्लिकेशन लाजमी होगी। मतलब है ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्जरी करनी है, कट लगाया और चीज़ निकाल दी और हो गया। हर बंदे में ऐसा होगा, हर बंदे में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन लाजमी होगी। कॉम्प्लिकेशन के अंदर सपोज कोई आर्टरी वेन का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, बंदा आपका साथ नहीं दे रहा होता, या इसके अलावा और क्या एग्जांपल होगी उसकी। खैर, और जो मेडिसिन का है, मेडिसिन मैंने आपको बताया कि कोई भी मेडिसिन आप ले लें, चाहे वो ओरली ले लें चाहे वो इंजेक्शन ले लें, कोई भी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। साइड इफ़ेक्ट में मैंने वो बताया था, जो पेन किलर्स हैं वो आपका स्टमक ख़राब करेंगे, मतलब आपका GIT। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं लोग हाई पोटेंसी में और बहुत देर तक, उनके नॉर्मल फ्लोरा, मतलब उनकी बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जगह आके दूसरे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं जो उनको फिर सारी उम्र प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें कैंडिडा और कैंडिडियासिस, ये समझें आप उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। समझ आ गई? बता दिया करो यार, समझ आ गई है। ठीक है जी, ओके 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 ओके। अब हम आगे चलते हैं। जो हमने अभी एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े हैं ना इसके आगे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। एडवर्स जो इफेक्ट्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास साइड रिएक्शन या साइड इफेक्ट बोलेंगे। टॉक्सिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है किसी मेडिसिन से, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, या सेकेंडरी रिएक्शन। अब नाम तो ले दिए हैं, अब इनको हम ज़रा क्लियर करके पढ़ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। साइड इफेक्ट occur at the therapeutic dose independent of therapeutic aim are inherent effects of the drug। इसमें क्या होता है, अनइंटेंडेड होता है, ये हमने सोचा नहीं होता कि इसको ये प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई माउथ विद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी। कुछ लोग होते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, आजकल तो समझें ये आम हुआ है, और लोग जो हैं इसको बड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो थोड़ा सा सैड हो जाए ना, वो समझते हैं कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन सैडनेस का नाम नहीं है, सैडनेस और चीज़ है, डिप्रेशन और चीज़ है। डिप्रेशन के अंदर इंसान सैड होता है, फीलिंग्स और इमोशंस कम हो जाते हैं, और वो एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है जहाँ पे खुशी और गम मैटर नहीं करता। ये चीज़ है मेन। तो खुद को डिप्रेशन में नहीं समझना। बहुत सारे लोग होता है एग्ज़ाम की टेंशन आ गई है, समझते हैं हम डिप्रेशन में चले गए हैं। और अच्छा जी, जूम वालों का मैसेज आया था, ओके। और मैं आपको बता रहा था डिप्रेशन का, कि सैडनेस और डिप्रेशन में बड़ा फ़र्क है। डिप्रेशन के अंदर इंसान अंधेरा पसंद करता है, सैडनेस में पसंद नहीं करता। खामोशी पसंद करता है, सैडनेस में नहीं करता। और इसके अलावा चले मान लिया हमने यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं हम पेशेंट को, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ड्राई माउथ हो जाता है, हर वक्त मुंह खुश्क रहता है, वो करता रहता है, क्योंकि उसके मुंह में बिल्कुल खुश्की हो जाती है। ये उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। टॉक्सिक means nauseous effect induced by overdosage of the drugs or accumulation of the large amount of the drug। ठीक है, कि कोई भी ड्रग है वो ज़्यादा अमाउंट में ले ली है। जैसे अक्सर लोग करते हैं कि घर वालों से किसी बात पे तंग आए, गुस्सा किया, पैनाडोल का पत्ता उठाया, खा लिया। भाई उससे क्या होगा, बस ज़्यादा ज़्यादा क्या, तो 2-4 उल्टियाँ लग जाएंगी और 1-2 दिन तक तबीयत ख़राब रह जाएगी, कुछ भी है, मरता वरता नहीं है बंदा इससे। तो वो उसका एक टॉक्सिक इफेक्ट है, क्योंकि लिवर को आपका जो टॉक्सिन है वो रिमूव करने पड़ते हैं। फिर टॉक्सिसिटी ये है वो 2 किस्म की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। अब आप मुझे बताएं एक्यूट और क्रोनिक का क्या डिफरेंस है। एनाटमी से लेके हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, हर चीज़ के अंदर आप पढ़ते होंगे एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक का ज़रा मुझे कोई डिफरेंस बताएगा, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? हेलो, सारे गायब हो गए हैं एकदम। एक्यूट का मतलब होता है जो चीज़ फ़ौरन हो, फ़ौरन ख़त्म हो जाए, और क्रोनिक का मतलब होता है जो परसिस्ट करे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और उसकी जो क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे कुछ डिजीज़ हैं
अगर वो 3 वीक से कम में ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक्यूट होती हैं, अगर वो 3 वीक से ज़्यादा होती हैं तो वो क्रॉनिक कहलाती हैं। क्रॉनिक कफ हो गई है, क्रॉनिक फीवर हो गया है, इसी तरह। तो जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है किसी भी ड्रग की, विच में डैमेज द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये एक्यूट हो जाते हैं, फ़ौरन हुए और कुछ अरसे में ठीक हो गए। फिर है क्रॉनिक, उसमें क्या होता है कि विच में डैमेज हेपेटिक, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर की किसी चीज़ को डैमेज कर देंगे, रीनल मतलब किडनी की किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को डैमेज कर देंगे, बोन मैरो को कर देंगे या एंडोक्राइन फंक्शन को कर देंगे। तो ये क्रॉनिक होगा, ये देर तक आपको तंग करेगा, ठीक है। फिर है एलर्जीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है कि आप डॉक्टर हैं कि आपको ऐसी ड्रग्स देनी हैं जो एलर्जी कम से कम कॉज करें, या आपको पता हो कि ये ड्रग अगर एलर्जी कॉज कर रही है तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार कर लें कि वो एलर्जी ना करे। अगर कर ले तो फिर आपको क्या करना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो आयरन के इंजेक्शन है ना, वो अक्सर लोगों में लगाए जाते हैं। तो होता ये है कि कुछ लोगों में आयरन का इंजेक्शन एलर्जी कॉज कर देता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको एंटी एलर्जी इंजेक्शन दे के फिर वो आयरन के इंजेक्शन या इन्फ्यूजन जो होती है ना, ड्रिप, वो लगा देते हैं। और एंटी एलर्जी में हमारे पास डेक्सामेथासोन या एविल होता है, ये भी आप याद रख लें, लिख लें बल्कि, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको आंसर कर सकें। दूसरी चीज़ होती है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है और ये मोस्ट लोगों को एलर्जी कॉज कर देती है। तो इसलिए पेनिसिलिन देने से पहले आपको लाजमी पूछना है कि आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। अगर पेशेंट बोले यार मुझे पता नहीं है, तो आप उसकी इस जगह पे स्किन टेस्ट करेंगे, यहाँ पे ना वो बारीक इंजेक्शन के साथ बिल्कुल सबक्यूटेनियसली, बिल्कुल स्किन के नीचे हल्का सा वो पेनिसिलिन इंसर्ट कर देंगे। वेट करेंगे 5 to 30 मिनट्स कि अगर वहाँ पे एलर्जी होती है, उसको इचिंग हो गई या रेडनेस हो गई और वो एक अनकंफर्टेबल फील ऐसे खारिज करने लग जाए, इसका मतलब उसको इससे एलर्जी है, आप वो नहीं देंगे। और अगर वो बोले ओके कोई मसला नहीं है और नॉर्मल फील करे, फिर आप उसको पेनिसिलिन कंटिन्यू करवा सकते हैं। जो एलर्जीज़ हैं ये होती क्या हैं, आर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय द एक्सपोजर टू पार्टिकुलर एंटीजन और एलर्जन। यहाँ पे आपकी जो ड्रग है ना वो भी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी हो सकती है। जैसे मैं बीफ से एलर्जिक हूँ, मैं बीफ नहीं खाता, ठीक है, अगर खा लूँ तो मुझे उससे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को अंडे से होती है, कुछ लोगों को चावलों से होती है, कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से होती है। मतलब बाहर के मौसम में, बस वो जब बाहर आती है ना ये ख़ज़ां के बाद, तो वो लगा के रखते हैं नाक पे मास्क वगैरह, क्योंकि उनको वो पोलन से एलर्जी है। अब और भी बहुत लोगों को बहुत चीज़ों से होगी, और ख़ास तौर पे आजकल कुछ लोग जो हैं वो तंग करते हैं, तो मुझे लोगों से भी हो जाती है, आप लोगों को भी होगी, ठीक है। तो अब ये जो एलर्जी है ये होती है नॉन रिलेटेड टू डोज, ठीक है, ये डोज से रिलेट नहीं करती है। आपने हाई डोज देनी है, अगर एलर्जी होनी होगी उससे भी हो जाएगी, कम डोज से भी हो जाएगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में, अगर एलर्जी होनी होगी तो यहाँ पे भी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा इंजेक्शन ही दे देना है उसको एलर्जी चेक करने के लिए। अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है, कि किसी को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किसी को पहले हुई थी अब नहीं भी होगी, और हो भी सकती है। उसके बाद आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स का मतलब होता है विड्रॉल इफेक्ट्स, कि हमने जब ड्रग रोक दी है ना, ड्रग खा ली है, और उसके बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में घूमती रहेगी, फिरती रहेगी, निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। कल हमने पढ़ा था कैसे होगी। और अब क्या होगा जनाब, जब वो हमारी बॉडी के अंदर रहेगी ना, वो कोई ना कोई इफेक्ट देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रात को किसी बंदे ने ड्रिंक किया, पार्टी में गया, ड्रिंक किया, और फिर वो घर आके सो गया। सुबह उठता है ना, जैसे बैठेगा उसको हैंगओवर बोलते हैं, ऐसे सर घूम रहा होगा उसका, ठीक है, वो इधर उधर देखेगा, उसको मसला होगा, वो कॉफ़ी शॉफ़ी पिएगा, कैफीन लेगा, फिर जाके उसकी एक्टिविटी ठीक होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसी ड्रग की। अल्कोहल भी आप ड्रग के तौर पे अक्सर मेडिसिन में हम देते हैं, पेशेंट को कई जगह बताया जाता है, कई जगह पे नहीं भी बताया जाता। आफ्टर विथड्रॉल ऑफ द ड्रग, इट्स कंसंट्रेशन इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड, द इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, कि उसका इफेक्ट फिर भी मौजूद होता है, हालांकि वो एलिमिनेट हो गई है, बहुत सारी, थोड़ी बहुत बची है, फिर भी उसका इफेक्ट आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर टेकिंग बार्बिटूरेट्स ऑन द सेकेंड मॉर्निंग द पेशेंट फील्स हैंगओवर, ठीक है, सुबह के वक्त उसको हैंगओवर हो रहा होगा, उसका सर चकरा रहा होगा। और लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स इंड्यूस एट्रोफी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, कि अगर आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं ना, बहुत लंबे अरसे तक कोई बंदा स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा रहा है। अभी मैंने एग्जांपल दी थी एंटी एलर्जी में डेक्सामेथासोन की,
ठीक है। वो इंजेक्शन कोरोना के पेशेंट्स को भी बहुत लगाया गया। आपने सुना होगा आप सबको कि डेक्सामेथासोन ने इफ़ेक्ट किया कोरोना के पेशेंट्स पे, यूएसए ने लगाया, पाकिस्तान ने लगाया। वो अगर वो इंजेक्शन बहुत देर तक लगाया जाए पेशेंट्स को तो वो उसको प्रॉब्लम करवा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास डोज। डोज क्या है? डोज मीन्स द वेट ऑफ ड्रग इन क्लिनिकल यूज़, ठीक है। उसमें आपको mg's में भी मिल जाएंगी, वो ml में भी मिल जाएंगी। जो लिक्विड होंगी वो ml में मिल जाएंगी, जो सॉलिड में होंगी वो mg's में मिल जाएंगी। जैसे पैरासीटामोल है, जैसे फ्लेजल है, वो 400 mg में मिलेगी। और एमॉक्सिसिलिन जो है, एमॉक्सिल के नाम से जो कैप्सूल आता है वो 250 mg में भी है और 500 mg में भी है। फिर अगर इससे ऊपर चले जाएँ तो वो 750 में आ जाती हैं। दूसरी इसी एमॉक्सिल से ऊपर की कौन सी होती है आदिल, वो मेरे जहन से आउट हो गया। 750 में, कोई 1000 mg में आ जाती है। जो ग्लूकोफेज वगैरह हैं जो शुगर वाली हैं वो 4 mg की भी होती हैं, 8 की, 6 की, ऐसे। तो डोजेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ डोज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इनइफेक्टिव डोज, अब उसका डेफिनेशन ही बता रही है कि वो इनइफेक्टिव है। एक्सेसिवली स्मॉल डोज विच कैन नॉट डिस्प्ले द ड्रग इफेक्ट। अब कल वालों को याद होगा कि हर ड्रग जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग एक लेवल तक हमें उसकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है ताकि वो उसको इनिशिएट कर सके। मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने पानी का भरा हुआ गिलास पकड़ा हुआ है टेबल पे, उसको जोर भी लगाया हुआ है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब आप उसको उठा लेते हैं, उस मोमेंट से पहले तक आपकी वो फोर्स कोई काम नहीं कर रही है जो आपने उसके ऊपर लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद आप उठा लेते हैं। तो वो था एक थ्रेशोल्ड, वो थी एक ऐसी कंसंट्रेशन आपकी उस फोर्स की कि आपने उसको पिक कर लिया, उठा लिया है। तो इसी तरह अपनी बॉडी में उस ड्रग का कोई इफेक्ट लाने के लिए आपको उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचना पड़ता है। अगर वो थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचे हैं तो वो ड्रग इनइफेक्टिव डोज में है। क्या वो काम नहीं करेगी? आप खाते रहें। एक बंदा है जिसको 500 mg डोज देनी है, आप उसको 100 दिए रखें, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वही डोज बच्चे में आपको 100 देनी थी और आपने उसको 500 दे दिया है तो यहाँ पे आपने उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया। उसको हम क्या कहेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। फिर है थ्रेशोल्ड डोज, के एक लेवल की डोज जितनी चाहिए थी एग्जैक्टली उतनी। डोज विच जस्ट कैन इंड्यूस द ड्रग इफेक्ट, इट इज़ कॉल्ड मिनिमल इफेक्टिव डोज। के इतनी डोज देंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। फिर है थेरेपेटिक डोज, डोज विच इज़ बिगर देन द थ्रेशोल्ड डोज, कि थ्रेशोल्ड जहाँ से काम स्टार्ट कर दिया था उससे हम ऊपर लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें उसका थेरेपेटिक इफेक्ट चाहिए। सिर्फ ये नहीं करना है कि ड्रग ने काम शुरू कर दिया, चल अब ठीक है। And produces the therapeutic effect, whereas it does not result in toxic reaction, it is also called usual dose। अब हमने क्या करना है? थ्रेशोल्ड से उस ड्रग को ऊपर लेके जाना है, मगर इतना ऊपर नहीं लेके जाना कि वो टॉक्सिक हो जाए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक ड्रग का काम था वो करे। उसके बाद आ जाता है टॉक्सिक डोज। अभी मैंने बताया आपको टॉक्सिक डोज का में ओवरस्टेप द मैक्सिमल डोज, के एक लेवल से जो हमारे पास है ना, देखें ये थ्रेशोल्ड था, यहाँ तक ड्रग ने काम शुरू किया और यहाँ तक थेरेपेटिक है। इस रेंज में रहेगी तो हमारी डिजीज़ को क्योर करेगी, लेकिन अगर इससे ऊपर निकल जाएगी तो इसका मतलब वो टॉक्सिक हो गई है। अब वो प्रॉब्लम, अब जो ज़्यादा मेडिसिन खा लेते हैं ना, जिसको कहते हैं कि गुस्से में खा ली फलाना, वो यही टॉक्सिक डोज पे चले जाते हैं, ठीक है। वो एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद है लीथल डोज। लीथल का मतलब आप याद कर लें, लिख लें बल्कि, लीथल LETHAL, इसका मतलब होता है डेथ, कि ऐसी डोज जो डेथ कॉज करवा दे। बस कोई भी मेडिसिन हो सकती है, उसकी ऐसी डोज जो डेथ कॉज करवा दे उसको हम बोलेंगे लीथल डोज। उसके बाद आते हैं पोटेंसी। अब हर बंदे ने सुना होगा कि हाई पोटेंसी, लो पोटेंसी। अभी असल में पोटेंसी है क्या? पोटेंसी मीन द सेम लेवल ऑफ इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट डोजेज ऑफ टू ड्रग्स, कि दो ड्रग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और उनकी सपोज mg's अलग अलग हैं, लेकिन जो इफेक्ट है ना, काम है, वो सेम कर रही हैं, वो तो हम यहाँ पे पोटेंसी कहेंगे। अब एक ड्रग है जिसकी डोज कम है और वो काम पूरा कर रही है, तो इसका मतलब उसकी पोटेंसी हाई हो गई है, ठीक है। अब देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 500 mg अगर आप एमॉक्सिल लेते हैं 2 टाइम, तो वो 3 दिन के अंदर आपके बैक्टीरिया मार देती है, ठीक है। और यहीं पे आप करते ये हैं कि 250 mg की ले लेते हैं और वो लेती है आपके 6 दिन। तो आपने क्या किया? डोज बढ़ा दी, पोटेंसी कम कर दी। और अगर आप पोटेंसी बढ़ाएंगे तो डोज कम कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई? अगर नहीं है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ।
फिर बीच में कुछ थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ मैं स्लाइड भेजूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, उनका इतना कोई मकसद नहीं है यहाँ पे मैं। जी जी ओके ठीक है। वो थ्योरीज़ का इतना वो नहीं है, थ्योरीज़ आप खुद पढ़ लेंगे, वो थ्योरीज़ मॉडल हैं, जैसे लॉक एंड की मॉडल है और पता नहीं इस तरह के कुछ मॉडल्स हैं, वो सब आप खुद कर लीजिएगा। फिर मेन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रही है ना फार्माकोलॉजी में, वो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है? जो एगोनिस्ट हैं हैज़ हाई एफिनिटी टू रिसेप्टर्स एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, अब करते क्या हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में जाती हैं, ड्रग उसके रिसेप्टर के साथ मिलती हैं और काम स्टार्ट कर देती हैं। उस रिसेप्टर को या तो मतलब उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं हाईली। ठीक है, वो अपना काम बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। An agonist is a drug that produces a pharmacological effect when it combines with the receptor। यही बात मैंने आपको उर्दू में बता दी है। अब आ गया एंटागोनिस्ट, ये इसके एंटी होता है, एगोनिस्ट के एंटी होगा एंटागोनिस्ट, दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर टू इनहिबिट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। कि एगोनिस्ट जो काम कर रहा था, उसको सपोज बढ़ा रहा था, उसको एक्साइट कर रहा था, ये सेम रिसेप्टर को डिक्रीज कर देगा उसकी मूवमेंट। वो सपोज नॉर्मली उसको इतना करना था, एगोनिस्ट ने ऐसे कर दिया था और एंटागोनिस्ट ने उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, उसकी रिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया, उसकी स्पीड स्लो कर दी, और बट इनिशिएट नो इफेक्ट देमसेल्व्स। वो खुद अपना कोई काम नहीं करते हैं, बस वो एगोनिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको कम करवा देते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। मैं अभी स्लाइड भेज देता हूँ ये ग्रुप में, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जवेरिया ने आज पहली बार ज्वाइन किया, तो आपको आप बताना मुझे कि कैसा लगा ये सब। ठीक है, कोशिश तो की है मैंने उर्दू में और आसान करके पढ़ाने की। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें सब। कल से मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ना ये डेफिनेशन वगैरह ख़त्म हो गया, कल से हम बाकायदा ड्रग्स पढ़ेंगे, तो अपने कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठना है। और जिस उसकी ड्रग पढ़ेंगे ना हम, जिस सिस्टम की, ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं डायरोटिक्स तो वो रीनल की होंगी, तो रीनल की फिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। और अगर उसकी पढ़ते हैं, सीवीएस की पढ़ते हैं, ब्लड ड्रग्स पढ़ते हैं, तो फिर सीवीएस को भी थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी में छेड़ लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे ताकि हम लोग कंप्लीट करते जाएं, हमें बार बार फिजियोलॉजी, बार बार एनाटमी, बार बार दूसरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफिज़।